प्रणाम, राधे राधे। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री और केमिस्ट्री में स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्योंकि ये जो है बहुत ज़्यादा बेसिक है केमिस्ट्री का। अगर इसको समझ लिया, एटम्स को अच्छे से समझ लिया, तो सारे के सारे चैप्टर इजी लगने लगेंगे। इसके बाद पीरियोडिक टेबल है और केमिकल बॉन्डिंग है। ये कोर हैं केमिस्ट्री के, नीट के लिए। ठीक है, तो हम पहले पढ़ लेते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम पढ़ेंगे एटम है क्या वास्तव में, और इसका यूज क्या है, कहाँ कैसे इसकी डिस्कवरी वगैरह हुई, वो सारा का सारा देखेंगे। लेक्चर में बने रहिए। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम को वैसे हिंदी में परमाणु बोलते हैं। केमिकल बिहेवियर ऑफ एलिमेंट डिपेंड ऑन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम ऑफ दिस एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट है, जैसे कि मान लीजिए आयरन हो गया, जो आपके घर में आयरन की कढ़ाई होती है या बर्तन होते हैं। एल्युमिनियम होती है, एल्युमिनियम होती है। ये सारे के सारे जो हैं ये एलिमेंट हैं। इनके जो भी आपके पास बर्तन वगैरह हैं, वेसल्स हैं, वो एलिमेंट है, वह एटम नहीं है। लेकिन जो ये एलिमेंट हैं, आयरन है या फिर कॉपर है, ये सारे के सारे एलिमेंट हैं। ये मतलब मेटल बोलते हैं इनको, लेकिन ये जैसे कॉपर ले लिया हमने कोई, तो कॉपर क्या है, एक एलिमेंट है। मतलब कि बहुत सारे कॉपर के एटम्स मिलकर क्या बनाते हैं, कॉपर एलिमेंट। तो केमिकल बिहेवियर ऑफ एलिमेंट्स, जो भी एलिमेंट्स हैं, एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, उनका जो केमिकल बिहेवियर है वह डिपेंड करता है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम। उसके अंदर जो एटम प्रेजेंट है उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी है, एटम की इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी है, उस पर केमिकल बिहेवियर डिपेंड करता है एलिमेंट का। एटम्स आर फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द मैटर। जो भी मैटर है इस संसार में, जो भी पदार्थ है, जो भी सब्सटेंसेस हैं, जो भी मैटर है, मान लीजिए आपकी चेयर हो गई, आपके फ़ोन हो गया, फ़ोन के अंदर सीपीयू होता है, प्रोसेसर होता है, वह सिलिकॉन का बना हुआ होता है। या फिर कोई भी मेटल बॉडी हो गई, या फिर प्लास्टिक की बॉडी हो गई, कुछ भी हो गया, वो सब कुछ किससे बना हुआ है, एटम से बना हुआ है। जिस प्रकार से एक जो दीवार होती है वह ब्रिक्स से बनी हुई होती है, ब्रिक्स जो होती है उसकी फंडामेंटल यूनिट है, मतलब बेसिक यूनिट है। उसी प्रकार से मैटर जो है, सब्सटेंस जो है, सब्सटेंस की जो फंडामेंटल मतलब बेसिक, उसके बिना सब्सटेंस एग्जिस्ट नहीं कर सकता, वह क्या है, एटम्स है। मैटर की फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स जो हैं वह एटम्स हैं। एटम्स वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड एटोमियो, एटोमियो से एटम वर्ड आया है, विच मीन्स अनकट और नॉन डिविजिबल, मतलब जैसे और ज़्यादा कट नहीं किया जा सकता या फिर डिवाइड नहीं किया जा सकता, वही एटम है। मान लीजिए हमने कोई भी एक टुकड़ा लिया, मान लीजिए ये एक हमने आयरन का टुकड़ा ले लिया, इसे हम काटते गए, 2 पीस हो गए, फिर और काट दिया, फिर और छोटा हो गया, फिर और काट दिया, फिर और छोटा हो गया, फिर इतना काट देते हैं कि फिर उसके बाद वह और डिवाइड नहीं हो पाता, बिल्कुल डिवाइड नहीं हो पाता। उसे ही क्या बोलते हैं, एटम। जो बिल्कुल ही डिवाइड नहीं हो पाता उसे एटम बोलते हैं। डिवाइड करते करते इतना वो स्टेज आ जाए कि उसको फर्दर और डिवाइड नहीं किया जा सकता, उसे एटम बोलते हैं। ठीक है, ग्रीक वर्ड में एटोमियो का मतलब यही है कि जिसे और ज़्यादा डिवाइड नहीं किया जा सकता। आगे चलते हैं। अब आते हैं हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ये तो हमने समझ लिया एटम क्या है, और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी देखते हैं। डाल्टन के अनुसार सब्सटेंस या मैटर इज़ मेड अप ऑफ वेरी टाइनी नॉन डिविजिबल पार्टिकल, जिसे एटम बोलते हैं। यानी कि डाल्टन ने ही बताया कि किसी भी मैटर को इतना काटते जाओ कि उसके और ज़्यादा टुकड़े नहीं किए जा सकें, इतना काटते जाओ कि उसके और ज़्यादा टुकड़े नहीं किए जा सकते, और वह जो लास्ट में रिमेनिंग पार्ट होगा जिसे नहीं डिवाइड किया जा सकता, उसे ही एटम बोलते हैं। ये डाल्टन ने बोला था। एटम इज़ अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर, मैटर का अल्टीमेट पार्टिकल है एटम।
एटम्स के बिना कोई भी मैटर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में एटम को ना तो बनाया जा सकता है ना ही बिगाड़ा जा सकता है, बस उसका जो अरेंजमेंट है उसको रीअरेंज किया जा सकता है। सिंपली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक प्लेस, दैट इज टोटल नंबर ऑफ एटम्स आर कंजर्व। मतलब नंबर ऑफ एटम्स क्या होते हैं, कंजर्व रहते हैं। लेकिन एटम्स को जो है हम जो न्यूक्लियर रिएक्शन है ना उनके अंदर थोड़ा डिस्ट्रॉय करके नया एटम्स बना सकते हैं, लेकिन केमिकल रिएक्शन में ये पॉसिबल नहीं है। केवल हम उन्हें रीअरेंज कर सकते हैं केमिकल रिएक्शंस के अंदर एटम्स को। और इस प्रकार से इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एटम्स कंजर्व रहेंगे। ऑल एटम्स ऑफ some elements are exactly same और identical except isotopes and isobar। आइसोटोप्स और आइसोबार को छोड़ कर के जितने भी एटम्स होते हैं एलिमेंट्स के सेम होते हैं। जैसे कि आयरन के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे सेम होंगे, लेकिन आइसोटोप्स और आइसोबार डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे कि क्लोरीन है, क्लोरीन का हाइड्रोजन है, इनके आइसोटोप्स और आइसोबार डिफरेंट होंगे, लेकिन इनके जो एलिमेंट के इस एलिमेंट के जैसे क्लोरीन एलिमेंट हो गया, हाइड्रोजन हो गया, इसके जो एटम्स हैं वो एग्जैक्टली सेम होंगे आइसोबार और आइसोटोप्स को छोड़ करके। ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हो गई। मेनली ये है कि उसने ये दिया था कि मैटर जो है बहुत ही छोटे पार्टिकल से बने हुए होते हैं जिनको और फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, और एटम को ना तो बनाया जा सकता है ना ही बिगाड़ा जा सकता है केमिकल रिएक्शन में, केवल उनको रीअरेंजमेंट किया जा सकता है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एबल टू एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, मतलब कि रीअरेंजमेंट हो सकता है केमिकल रिएक्शन के अंदर। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, कंपोजिशन कांस्टेंट रहेगा, जैसे H2 है तो उसका कंपोजिशन यही रहेगा वाटर का। तो ये एटॉमिक थ्योरी है, मतलब ये बताया था डाल्टन ने। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन शेप, साइज एंड मास। हर एलिमेंट का, जैसे आयरन है, आयरन एलिमेंट जो है उसका जो एटम है Fe, उसका शेप अलग होगा, साइज अलग होगा, मास अलग होगा। हाइड्रोजन है उसका अलग है, सबका अलग है। हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि अगर अभी यहीं बता दिया तो फिर ये रह जाएगा। इसलिए हर किसी एलिमेंट का जो एटम है उसका शेप, साइज और मास जो होता है डिफरेंट होता है। देखिए एज फर्स्ट, पहले हमने क्या सीखा था केमिस्ट्री में स्टार्टिंग की फेज में, एज फर्स्ट में, कि सब्सटेंस जो है उसको डिवाइड करके एटम तक पहुंचा जा सकता है। एटम वह है जिसे और ज़्यादा डिवाइड नहीं किया जा सकता, नॉन डिविजिबल है एटम। एटम क्या है, नॉन डिविजिबल, उसको और ज़्यादा डिवाइड नहीं किया जा सकता। फिर सेकंड एज में हमने क्या देखा, सब्सटेंस को डिवाइड करके एटम्स पर पहुँचे, सब्सटेंस को काट काट कर, लेकिन एटम्स को भी डिवाइड कर पाए। उसके बाद हम कहाँ पहुँचे, सब एटॉमिक पार्टिकल। जो सब एटॉमिक पार्टिकल क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये सब एटॉमिक पार्टिकल है। और फिर उसके बाद हम थर्ड एज में आए तो सब एटॉमिक पार्टिकल जो हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन हैं, उनको भी डिवाइड कर पाए क्वार्क्स में। अब क्वार्क्स, डाउन क्वार्क, ये क्वार्क्स होते हैं, ठीक है। इनको डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से हम, वैसे अगर शुद्ध हिंदी में या संस्कृत में देखा जाए तो परमाणु, परम है जो अणु, जिसका और ज़्यादा उससे छोटा कुछ नहीं हो सकता, उसे परमाणु बोलते हैं। लेकिन एटम तो देखिए, यहाँ एटम तो डिवाइड हो गया तो ये परमाणु नहीं रहा है ना। हम मतलब मैं जस्ट ये सिलेबस से हट कर के थोड़ा नॉलेज बता रहा हूँ। एटम परमाणु नहीं रहा क्योंकि एटम फिर से डिवाइड हो गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में। और इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन हम वैसे एग्जिस्ट नहीं करता है अकेला,
लेकिन हम उसका जो उसकी जो प्रेजेंस है उसे हम फील कर पाते हैं, जैसे करंट के रूप में, इलेक्ट्रिसिटी के रूप में इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस, लेकिन देख नहीं सकते। ना ही ये एग्जिस्ट कर सकता है अलग से एग्जिस्ट करने के लिए क्या करंट की फॉर्म में ही एग्जिस्ट कर सकता है, मतलब इसको फील किया जा सकता है, देखा तो नहीं गया है। क्योंकि देखिए आपके जो वायर हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं वह इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, एटम्स फ्लो नहीं हो रहा है, वह इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये सारे के सारे डिवाइड हो पाए हैं, मतलब कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं ये। इसका मतलब क्या हुआ कि ये परमाणु हुए, परमाणु जो सबसे छोटा अणु है, ठीक है। लेकिन एटम का मतलब कुछ अलग है, एटम का मतलब है नॉन डिविजिबल, लेकिन ये फिर से डिवाइड हो गया, ये भी डेफिनेशन पुरानी हो गई एक प्रकार से देखें तो, अगर अपना विवेक लगाएं तो। लेकिन यहाँ देखें सब एटॉमिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो गए, फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स भी डिवाइड हो गए क्वार्क्स में। तो परमाणु का हमारे शास्त्रों के अनुसार परमाणु वह है जिसका और ज़्यादा, जिससे छोटा कोई नहीं है, जो हमारी बुद्धि से परे है। परमाणु हम यहाँ आत्मा को बोला जाता है, जो जिससे छोटा कुछ नहीं है, वो है ही नहीं, मतलब एक प्रकार से अभी समझने के लायक बात नहीं है। ठीक है, यहाँ तक देख लिया, आगे देखते हैं। ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स थ्योरी। यहाँ एटम्स का मतलब आपको परमाणु ही समझना है, क्योंकि ये सिलेबस में यही है जो है, ये मैंने जस्ट एक्स्ट्रा बता दिया था। ठीक है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की जो ड्रॉबैक हैं वो क्या है कि ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, एटम की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वह कैसी है ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। कुड नॉट एक्सप्लेन हाउ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से कैसे अलग अलग हैं एटम्स अलग अलग एलिमेंट्स के, मतलब आयरन का एटम्स जो है कॉपर के एटम्स से अलग कैसे है ये डिफाइन नहीं कर पाए, एक्सप्लेन नहीं कर पाए। कुड नॉट एक्सप्लेन हाउ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड और रिएक्ट, और कैसे अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स जो हैं, जैसे कि हाइड्रोजन का और क्लोरीन के जो डिफरेंट एटम्स हैं, ये कैसे कंबाइंड होकर के रिएक्ट कर पाते हैं और अलग ही मटेरियल बना लेते हैं, इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कौन, डाल्टन्स। ठीक है, आगे चलते हैं। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज, डिस्कवरी। तो इलेक्ट्रॉन को देखा नहीं गया था, बस फील किया गया था। कैथोड रेज, एक्सपेरिमेंट गिवन बाय फैराडे। कैथोड रेज आर बीम, देखिए इसको एक बार पहले समझ लेते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को। कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट है, कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट है डिस्चार्ज ट्यूब विद परफोरेटेड एनोड। ये जो एनोड है, ये एनोड है, ये परफोरेटेड है, मतलब कि इसमें छेद हैं, देखिए ये छेद हैं, ये छेद है, इसमें परफोरेटेड है ये। तो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से हमने क्या पता लगाया कि इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी इसी से हुई थी। इसमें हमने क्या लिया, ये एक टेस्ट ट्यूब है, डिस्चार्ज ट्यूब है, सॉरी ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है, ये डिस्चार्ज है क्योंकि इसके अंदर जो है चार्ज जो है, ये चार्ज नहीं हो पाती, कहने का मतलब डिस्चार्ज है। इसके अंदर हमने एक साइड यहाँ लगा दिया कैथोड नेगेटिव टर्मिनल, और इधर लगा दिया एनोड। एनोड जो है परफोरेटेड है, मतलब उसमें छेद हैं, और एनोड के पीछे ये लगा दिया फ्लोरोसेंट कोटिंग, जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी ताकि हमें चमक दिखे। और यहाँ लगा दिया वैक्यूम पंप, जिसके अंदर जो भी एयर है वह निकाल ली। फिर उसके बाद यहाँ हाई वोल्टेज दिया, ठीक है, 10,000 लगभग 10,000 वोल्ट का हाई वोल्टेज दिया। तब इसके अंदर जो भी गैस हमने डाली, वैक्यूम पंप से एयर बाहर निकाली, इसके अंदर मान लीजिए H2 कोई भी गैस रखो, तो गैस जैसे इसके अंदर डाल दी और हमने इसको स्टार्ट कर दिया वोल्टेज देना, तो क्या हुआ कि इधर से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं फ्लो करना स्टार्ट हो गए, और जाकर के इससे जो ये छेद हैं, परफोरेशन है, इसमें छिद्र हैं, उनसे निकल के इलेक्ट्रॉन इस जिंक सल्फाइड की कोटिंग से टकराने लगे, और जिसके कारण हमें चमक दिखी। तो जैसे कि हमने H2 लिया
तो H2 लिया तो H2 से क्या हुआ, H2 का आयोनाइजेशन हुआ इसके कारण, हाई वोल्टेज के कारण। तो H प्लस और इलेक्ट्रॉन में टूटा तो इलेक्ट्रॉन इधर गया और H प्लस इधर जाएंगे, इधर की साइड H प्लस इधर जाएंगे। और अगर हमने हीलियम लिया तो हीलियम He प्लस और इलेक्ट्रॉन में, तो He प्लस इधर जाएगा और इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। ऐसी कोई भी हमने इसके अंदर कोई भी गैस ली तो वो प्लस चार्ज में और इलेक्ट्रॉन में टूट गई। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पता लगा कि ये यहाँ फ्लोरोसेंस जो हो रहा है वह किसका हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का। और हमने पता लगाया। तो ये इस प्रकार का एक्सपेरिमेंट था। अब इसको पढ़ते हैं तब अच्छे से समझ में आएगा। कैथोड रेज आर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच ट्रेवल्स फ्रॉम कैथोड प्लेट टू एनोड प्लेट एट वेरी लो प्रेशर एंड वेरी हाई वोल्टेज। तो बहुत लो प्रेशर है, यहाँ से वैक्यूम पंप के जरिए यहाँ से बिल्कुल खाली कर दिया, प्रेशर लो हो गया यहाँ। तो लो प्रेशर और वेरी हाई वोल्टेज, यहाँ हाई वोल्टेज दिया था इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। दीज रेज हैव नेगेटिव चार्ज, ये रेज जो है नेगेटिव चार्ज है। इसका पता कैसे लगाया, एविडेंस क्या है, इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दे शिफ्ट टुवार्ड द पॉजिटिव प्लेट। जब हमने यहाँ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दिया तब ये मान लीजिए यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, ये प्लस ये नेगेटिव यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, तो ये इस प्रकार से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मूव हो गए, शिफ्ट हो गए। इन मैग्नेटिक फील्ड दियर डिफ्लेक्शन इज सच ए टाइप एज दे बियर नेगेटिव चार्ज। और मैग्नेटिक फील्ड में ये ऐसे वर्क करने लगे जैसे कि नेगेटिव चार्ज करता है वर्क मैग्नेटिक फील्ड में, और इलेक्ट्रिक फील्ड में ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ गए। तो इससे ये पता लगा कि ये जो कैथोड रे हैं ये नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिव हैं। अगला क्या है, दे प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट। ये क्या है, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं कैथोड रेज। कैसे करती हैं, जब ये स्ट्राइक करती हैं किसी भी हैवी मेटल पर, कैथोड रे जैसे कि टंगस्टन पर स्ट्राइक करती हैं तो ये एक्सरे प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, जो हीटिंग इफेक्ट शो करता है। तो दे प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट व्हेन दे स्ट्राइक ऑन हैवी मेटल। कैथोड रेज प्रोड्यूस मटेरियल पार्टिकल, क्योंकि कैथोड रेज जो हैं ये पार्टिकल नेचर भी शो करते हैं, क्योंकि इससे पता लगा कि इलेक्ट्रॉन हैज मास। एविडेंस क्या है कि जब ये कैथोड रेज गुजर रही तो यहाँ पर एक वेटलेस पैडल लगा दिया गया, बेसलेस पैडल लगा दिया। तो बेसलेस पैडल मतलब वेटलेस पैडल लगा दिया गया। तो उससे क्या हुआ कि ये जो पैडल है, वेटलेस पैडल है, ये रोटेटिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो इससे पता लगा कि कैथोड रेज जो हैं वे पार्टिकल नेचर की है। और इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये अपॉन एम का जो रेशो है कैथोड रेज का ऑलवेज कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि इसमें केवल क्या है, इलेक्ट्रॉन ही मूव कर रहे हैं कैथोड रेज में। तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का मास, सब में इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का ही मास, तो ये सब क्या है, कांस्टेंट है। ई अपॉन एम जो रेशो है कांस्टेंट रहता है कैथोड रेज का, ठीक है। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ गैसेज एंड इलेक्ट्रोड, क्योंकि यहाँ कोई भी इलेक्ट्रोड धरो, कोई भी गैस रखो इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर तो वह इंडिपेंडेंट रहेगा। क्यों, क्योंकि वो जो गैस हम इसके अंदर हीलियम लेंगे, आर्गन लेंगे, हाइड्रोजन लेंगे, कुछ भी लेंगे, वह हीलियम He प्लस इलेक्ट्रॉन में टूटेगा, आर्गन Ar प्लस इलेक्ट्रॉन में टूटेगा। तो सीधी सी बात है, ये जो कैथोड रेज हैं गैस पर या इलेक्ट्रोड पर डिपेंड नहीं करती हैं। इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ गैस, कोई भी गैस ले सकते हैं, ठीक है, आयोनाइज करनी है बस। दीज रेज कैन पेनिट्रेट थ्रू थिन मेटेलिक फॉइल, जैसे कि अगर हम बहुत थिन मेटेलिक फॉइल ले लेते हैं, जैसे गोल्ड की फॉइल ले लेते हैं, तो उसको पेनिट्रेट करके निकल जाएंगी ये कैथोड रेज। दीज रेज अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट को भी अफेक्ट करती हैं ये। व्हेन दीज स्ट्राइक ऑन जिंक सल्फाइड, एक जिंक सल्फाइड फ्लोरोसेंट कोटिंग होती है, चमकदार होती है। जिंक सल्फाइड की शीट पर फ्लोरोसेंस ऑब्टेन्ड होते हैं, मतलब चमक प्राप्त होती है। जब ये जिंक सल्फाइड की शीट पर टकराती हैं तो चमक प्राप्त होती है, फ्लोरोसेंस ऑब्टेन। इट्स वेलोसिटी इज नियरली इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसके अप्रॉक्स ही होती है इसकी वेलोसिटी कैथोड रेज की। तो कैथोड रेज का यूज कहाँ कहाँ होता है, टेलीविज़न पिक्चर ट्यूब्स जो
पुरानी टेलीविज़न आती थी उनके पीछे पिक्चर ट्यूब लगी हुई होती थी। कैसी होती थी वह पिक्चर ट्यूब? मैंने तो बहुत निकाली हैं टीवी में से, ऐसी होती है और इसके पीछे ये ऐसे लगा हुआ होता है और ये जो बड़ा सा होता है उसके पीछे चिपकी हुई होती है। ये स्क्रीन है, स्क्रीन के पीछे ऐसे ये जो है ये पिक्चर ट्यूब है, ये वाली ये पूरी लगी हुई होती है। ये स्क्रीन है, ऐसे ये टीवी बन गया पूरा। ये स्क्रीन है, ये पीछे बड़ा सा ये पूरा स्क्रीन है, इसके पीछे लगी हुई होती थी पिक्चर ट्यूब। पिक्चर ट्यूब और कैथोड रेज ट्यूब है, ये इसके अंदर कैथोड रेज आती हैं। टेलीविजन पिक्चर रिजल्ट ड्यू टू द फ्लोरोसेंस ऑन द टेलीविजन स्क्रीन कोटेड विद सर्टेन फ्लोरोसेंट और फॉस्फोरेसेंट मटेरियल। मतलब जो फॉस्फोरस का जो मटेरियल बना हुआ है जो फ्लोरोसेंस शो करता है उसे फॉस्फोरेसेंट बोलते हैं मटेरियल। उसके कारण ये जो है हमें टीवी के अंदर पिक्चर्स दिखती थी और जो पिक्चर्स दिखती थी वह किसके कारण दिखती थी? पिक्चर ट्यूब। और जो पिक्चर ट्यूब होती थी वह कैथोड रेज ट्यूब ही होती थी। ठीक है, ये हमारा कैथोड रेज हो गया कंप्लीट। अब हम इसमें ही देख लेते हैं एनोड रेज। एनोड रेज क्या है? एनोड रेज क्या है? जब हम कैथोड रेज का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तभी हमें क्या पता लगा कि जब हमने क्या किया इसके बाद ये जो कैथोड है इसको हमने परफोरेटेड कर दिया, मतलब इसमें हमने छेद कर दिए, ये परफोरेटेड हो गया। और इसके पीछे हमने क्या लगा दिया? जिंक सल्फाइड की इसके पीछे भी हमने कोटिंग कर दी थी। तब हमें क्या पता लगा कि इलेक्ट्रॉन तो इधर जाते हैं लेकिन पॉजिटिव जो चार्ज है वह अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, कैथोड की तरफ जाता है। तो जो यहाँ पर हमने प्राप्त की यहाँ चमक, उससे हमें पता लगा कि ये कैथोड रेज है, क्योंकि ये एनोड रेज है, क्योंकि ये एनोड की ओर से आ रही हैं H+। तो मान लीजिए H हमने यहाँ हीलियम गैस डाली या फिर हाइड्रोजन गैस डाली तो H+ इलेक्ट्रॉन गया, तो इलेक्ट्रॉन तो इधर आ गया और H+ इधर आ गया। तो H+ के हिसाब से चार्ज कितना हो गया? चार्ज तो वही हुआ E+। और मास कितना हुआ? मास ऑफ हाइड्रोजन। अब मान लीजिए हम यहाँ रख देते हैं हीलियम का चार्ज He+, इधर जाएगा तो He+ एक ही चार्ज है तो प्लस का इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ हीलियम। तो E/m रेशो वेरी करता है, अलग अलग रहता है एनोड रेज का। और ये जो एनोड रेज हैं उनका नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड भी करती है, क्योंकि नेचर ऑफ गैस अलग अलग हो गया तो E/m जो रेशो है वह वेरी करेगा एनोड रेज का। और E/m रेशो जो है जे थॉमसन ने मेज़र किया था, और जो कितना किया था E/m रेशो कैथोड रेज का, वो ये है ये कैथोड रेज का E/m रेशो है, कैथोड रेज। और एनोड रेज जो है सिमिलर फंक्शन शो करते हैं कैथोड रेज की तरह। भाई इनमें भी वेट होता है, मास होता है, और वेटलेस पैडल को ये भी रोटेट कर देती हैं, ये भी इन्फ्लोरेसेंस या फ्लोरेसेंस शो करती हैं एनोड रेज। और एनोड रेज जो है एनोड से निकलती हैं कैथोड पर पहुंचती हैं। तो इस प्रकार से E/m रेशो जे थॉमसन ने दिया था कैथोड रेज का, वह क्या है? 1.758820 × 10⁻11 कूलाम पर kg। ये याद रखना है, इतना कूलाम चार्ज पर kg, ये E/m रेशो कैथोड रेज का निकाला था जे थॉमसन ने। आगे देखते हैं ये क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, कैथोड एनोड फ्लोरोसेंट स्क्रीन। हाँ, ये वो है मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड से हम पता लगा सकते हैं कि कैथोड रेज जो है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डेविएशन शो करती हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ से हम कैथोड रे निकल रही हैं, ये कैथोड प्लेट है, ये एनोड है, और एनोड में क्या ये परफोरेशन है, मतलब छेद है। तो इस छेद से ये क्या निकल रही हैं?
कैथोड रेज निकल कर जा रही हैं। अब मान लीजिए ये प्लस है, ये माइनस है, अगर हम इसको ऑन कर देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो जो कैथोड रे है वह किधर जाएगी, ए पर जाएगी। क्यों? क्योंकि प्लस की तरफ डाइवर्ट हो जाएगी। और अगर हम क्या कर देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इसको बंद कर देते हैं और मैग्नेटिक फील्ड को स्टार्ट कर देते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड बिहेव करेगा तो उसके हिसाब से सी पर जाएगी, ठीक है। और अगर हम इन दोनों को स्टार्ट कर देते हैं तो ये काउंटर बैलेंस होकर के बी पर जाएगी, या फिर दोनों को बंद कर देते हैं तो बी पर जाएगी। ये कैथोड रेज। तो एक एक्सपेरिमेंट है, द apparatus टू डिटरमाइन द चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज टू मास रेशो डिटरमाइन करने के लिए एक apparatus है। इस पे हमने अब देखते हैं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कैसे। आर एम मिलिकन्स ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था, उसके ज़रिए चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन निकाला था। और वह चार्ज कितना निकाला था उन्होंने, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और प्रेजेंट डे में जो एक्सेप्टेड वैल्यू है वह क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, -1.6022 10⁻⁻90 कूलाम ये चार्ज है। ए आर मिलिकन्स एंड 1906 to 14 devised a method known as oil drop experiment to determine the charge on electrons पर चार्ज डिटरमाइन करने के लिए। वे एक्सपेरिमेंट हम देखेंगे। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन बाई कंबाइनिंग द थॉमसन E/m रेशो वैल्यू। E/m रेशो वैल्यू कितनी दी गई थी थॉमसन ने, ये दी थी 1.758820 10⁻11 कूलाम पर केजी। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज मिलिकन्स ने कितना निकाला था ऑयल ड्रॉप से, 1.6022 10⁻19। तो E/m इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहाँ रख दिया हमने, और हमें मास निकालना है इलेक्ट्रॉन का। E/m इज इक्वल टू 1.758820 10⁻11। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसको ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो इसको डिवाइड करने पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 9.1094 इंटू 10⁻31 kg। सीधी सी बात है, हमें एक तो ये याद कर लेना है, ठीक है, और एक ये याद कर लेना है, बस। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जे थॉमसन का, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट हम अगले लेक्चर में अच्छे से देखेंगे कि कैसे करते हैं। बहुत इजी है। इसमें क्या है कि मतलब एक इस प्रकार का कंटेनर बनाते हैं। इसमें क्या है, एक एटोमाइजर लेते हैं जो क्या है, ऑयल्स को छोटे छोटे मॉइस्ट में छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में, बहुत स्मॉल पार्टिकल्स में कर देता है। जैसे कि आप नाई के पास जाते हो ना हेयर कट करवाने, तो वो वाटर को स्प्रे करता है, ऐसे ही ये एक प्रकार का स्प्रे है, एटोमाइजर है, मतलब एटम लैक्स में कन्वर्ट कर देता है ड्रॉप्स को, ठीक है। ये ड्रॉपलेट्स होती हैं, मॉइस्ट ड्रॉपलेट्स होती हैं। ये टेलीस्कोप होता है, इससे क्या है, ड्रॉपलेट्स का साइज़ देखा जाता है, कितनी साइज़ की है और कहाँ से गुजर रही है। उस साइज़ के आधार पर ड्रॉप की क्या निकाली जाती है, वेट निकाला जाता है। और उस वेट के हिसाब से ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट हैं, और यहाँ से एक्सरे निकाली जाती है ताकि ऑयल ड्रॉप जो क्या है आयोनाइज हो जाए। और उसके हिसाब से, वेट के हिसाब से और आयोनाइजेशन के हिसाब से ऑयल ड्रॉप कितना नीचे जा रही है ग्रेविटेशन वेट के अनुसार, और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इक्विवेलेंट करके ये जो है इलेक्ट्रॉन का हम क्या निकालते हैं, चार्ज निकालते हैं। और वह चार्ज क्या आता है, Q = N आता है। ये हम कल डिटेल में पढ़ लेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।